Hello students, welcome to class 4 of our 10 days rapid revision course. अब तक हमने 3 क्लास में पहले मीन मीडियन मोड वाला टॉपिक, प्रोबेबिलिटी और सर्कल्स और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हमने कल लास्ट क्लास में थर्ड क्लास में कवर कर लिया था। आज हम फोर्थ क्लास में सबसे पहले जो आपको क्वेश्चंस मैंने दिए थे उनके आंसर देख लो, उसके बाद में नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो इसमें कुछ जो क्वेश्चंस आपको प्रूव वाले क्वेश्चन करने थे तो आपको खुद ही करने हैं, बाकी जिनके आंसर्स आपको फाइंड आउट करने के लिए बोला गया था तो वो यहाँ पे आप देख सकते हो। इस क्वेश्चन का डायग्राम इस तरीके का बनेगा जिसमें आपको ये वाला एंगल फाइंड आउट करना था, 50 डिग्री होगा ये, ठीक है। फिर आपको कुछ क्वेश्चंस मिले थे यहाँ पे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को, और जो आपके सर्कल्स वाले क्वेश्चंस थे ये आपको अगेन प्रूव करने थे, तो इनके आंसर्स आपको प्रूफ करके बताना था और इन सारे क्वेश्चंस के आप आंसर देख लो। चलो अब हम स्टार्ट करें हमारा आज का टॉपिक। डे 4 हमारा रहेगा रियल नंबर्स बेस्ड, चैप्टर नंबर 1। अब यहाँ इस चैप्टर से आप ये समझो कि जो प्रूफ ऑफ इरेशनल नंबर्स है, यहाँ से 100% है कि 3 मार्क्स का क्वेश्चन कम से कम आएगा। 3 मार्क्स का एक क्वेश्चन कम से कम प्रूफ ऑफ इरेशनल नंबर से आएगा, और 2 नंबर का कई बार आ जाता है कॉम्बिनेशन ऑफ रैशनल प्लस इरेशनल नंबर। इस तरीके का जो क्वेश्चन होता है ना, प्रूव दैट दिस नंबर इज इरेशनल, तो वो दोनों टाइप के क्वेश्चंस मैं आपको बताऊंगा। और इसके अलावा एक दो थ्योरम और है यहाँ पे, एक दो फॉर्मूले हैं वो भी हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट। इरेशनल नंबर, देखो रैशनल नंबर वो होते हैं जो p बाई क्यू फॉर्म में रिप्रेजेंट करे जा सके, जहाँ पे p और q दोनों को p और q दोनों इंटीजर्स होते हैं और q इज नॉट इक्वल टू 0। दिस इज डेफिनेशन ऑफ रैशनल नंबर। तो इरेशनल नंबर वो होंगे जिन नंबर्स को एक्सप्रेस नहीं कर सकते आप p बाई क्यू फॉर्म में, मतलब रैशनल नंबर्स के उल्टे। तो आप अभी तक फिलहाल जो भी आपने नंबर पढ़े हैं तो वो या तो रैशनल नंबर होते हैं, इरेशनल नंबर, दो ही टाइप के नंबर होते हैं इस दुनिया में, ठीक है। आपने अभी तक जो 10th में पढ़ा वहां तक, नहीं तो अदरवाइज रियल नंबर्स के अलावा भी इमेजिनरी नंबर्स होते हैं, बट वो अभी आप लोगों ने पढ़े नहीं है, ठीक है। तो अभी तक जो भी आपने रियल नंबर्स पढ़े हैं, इन रियल नंबर्स में रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर दो ही टाइप के नंबर होते हैं। उनमें सारे के सारे नंबर्स इंटीजर्स आपके जो होते हैं, नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स, वो सारे रैशनल नंबर्स में आ जाते हैं। तो चलो ये तो होगी इनकी बात, इनकी डेफिनेशन की बात। अब इरेशनल नंबर्स का टाइप क्या होगा? √2, मतलब वो सारे नंबर जिनका परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं होता है वो सारे के सारे इरेशनल नंबर होते हैं। और उसके अलावा पाई, ई एंड सो ऑन, ऐसे बहुत सारे नंबर है, इनफाइनाइट नंबर ऑफ इरेशनल नंबर्स आर देयर, ओके। देन नेक्स्ट टॉपिक आता है प्राइम फैक्टराइजेशन, कि कोई भी नंबर अगर दिया हुआ है आपको तो प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होगा? उस नंबर को एक्सप्रेस करना किस फॉर्म में? एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स, कि उसके जो प्राइम फैक्टर्स है ना उसकी मल्टीप्लिकेशन की फॉर्म में अगर उस नंबर को एक्सप्रेस कर देंगे तो उसको बोलेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन। जैसे नाम से इंडिकेट हो रहा है, प्राइम मतलब प्राइम नंबर्स और फैक्टराइजेशन मतलब उस नंबर को उसके फैक्टर्स की मल्टीप्लिकेशन की फॉर्म में। तो उसके फैक्टर्स अगर सारे के सारे प्राइम नंबर होंगे तो हम बोल सकते हैं कि दैट इज द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ दैट नंबर। तो ये आपका होगा प्राइम फैक्टराइजेशन की एकदम बेसिक सी स्टेटमेंट थी। देन फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, बच्चों ये भी आपका जो फैक्टराइजेशन रिलेटेड ही है। फैक्टराइजेशन को आप एक यूनिक तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हो, कोई भी नंबर की फैक्टराइजेशन हो चाहिए, ठीक है। हाँ उनका, चलो एक बार पढ़ लेते हैं इसको। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक स्टेट्स दैट द प्राइम फैक्टराइजेशन फॉर ए गिवन नंबर इज यूनिक इफ द अरेंजमेंट ऑफ द प्राइम फैक्टर इज इग्नोर्ड। तो यहाँ पे देखो, आप कोई भी नंबर की आप 36 की जैसे प्राइम फैक्टराइजेशन निकालते हो तो 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 आएगी, मतलब फैक्टर्स आपके यही रहेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन में, चाहे इनके ऑर्डर कुछ भी हो। जैसे यहाँ पे इसका ऑर्डर ये है, 3 पहले लिख दिया हमने, यहाँ पे दोनों 3 बाद में लिखे हैं, तो ऑर्डर में चेंज ऑफ द फैक्टराइजेशन बट जो फैक्टर्स रहेंगे आपके वो सेम रहेंगे। सो दिस इज योर फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। नेक्स्ट, मेथड ऑफ फाइंडिंग एलसीएम। अच्छा यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट बच्चों आपको एक फॉर्मूला ध्यान रखना है कि एलसीएम इनटू एचसीएफ ऑफ टू नंबर्स इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, कि अगर दो नंबर का आपको एलसीएम और एचसीएफ दिया हुआ है तो उन दोनों का मल्टीप्लिकेशन, मतलब एलसीएम और एचसीएफ का मल्टीप्लिकेशन उन दोनों नंबर्स के मल्टीप्लिकेशन के बराबर आएगा। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से आपका एक क्वेश्चन जरूर आ जाता है। और डायरेक्ट कई बार आपको एलसीएम और एचसीएफ फाइंड आउट करने के लिए भी दिया जा सकता है एमसीक्यू में, ठीक है। तो बच्चों आपको सिंपली ध्यान रखना है, एलसीएम और एचसीएफ एकदम ऐसे कॉन्सेप्ट जो आप क्लास 6-7 से पढ़ते आ रहे हो। तो दोबारा मैं आपको बताता हूँ कि एलसीएम मींस लीस्ट कॉमन मल्टीपल, कि जो भी आपको नंबर मिल रहे हैं उनका कॉमन मल्टीपल हो एक तो, और वो भी सबसे कम वाला कॉमन मल्टीपल हो, एलसीएम। तो एलसीएम हमेशा आपको पता होना चाहिए कि जो मल्टीपल्स है जो इस नंबर की टेबल में आते हैं वो इस नंबर के बराबर ही इससे बड़े नंबर होंगे। तो एलसीएम कभी भी इन दोनों नंबर से छोटा नहीं होगा, ये ध्यान रखना आपको। एलसीएम जैसे बड़े वाला नंबर है ना 56,
तो उन सारे नंबर्स में से जो बड़ा नंबर होगा उससे बड़ा होगा हमेशा एलसीएम। इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो सिमिलरली एचसीएफ आपका फैक्टर होता है, तो फैक्टर कैन नॉट बी ग्रेटर देन द नंबर। तो फैक्टर्स जो एचसीएफ आएगा आपका, वो सारे नंबर्स में जो सबसे छोटा नंबर होगा उससे छोटा है उसके बराबर होगा एचसीएफ। ठीक है, आपको एलसीएम और एचसीएफ फाइंड आउट करना आता होगा बेटा। आप सभी यहाँ पे क्या करेंगे, इनके फैक्टराइजेशन कर लेंगे। जैसे मान लो 36 और 56 का आपको एलसीएम फाइंड आउट करना है, तो फैक्टराइजेशन करने के बाद में जो कॉमन नंबर है एलसीएम फाइंड आउट करने के लिए इनको इनमें से कोई एक नंबर ले लेंगे। यहाँ पे भी आप 2 है तो इनको भी एक लेंगे, और ये 3 है। अब अगर जो सिंगल सिंगल नंबर है उनको भी आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। यहाँ पे आप सिंगल सिंगल नंबर है उन सभी को मल्टीप्लाई करेंगे, और जो जो कॉमन नंबर है वहां से सिर्फ एक नंबर लेंगे। तो ऐसे आप इसका एलसीएम फाइंड आउट कर सकते हो। और एचसीएफ में क्या डिफरेंस है, एचसीएफ में आपको ये करना है कि सिर्फ जो कॉमन फैक्टर हैं सिर्फ उनको मल्टीप्लाई करेंगे। तो अगर आपसे पूछा जाए कि एचसीएफ ऑफ 36 एंड 56 क्या होगा, तो एचसीएफ ऑफ 36 एंड 56, तो यहाँ पे जो कॉमन फैक्टर है सिर्फ ये 2 और ये 2, तो ये 4 आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपको यहाँ पे एग्जांपल भी दिया हुआ है कि 20 और 24 का, तो देखो यहाँ पे एक 2 ये कॉमन है और दूसरा फैक्टर आपका ये कॉमन है, और कोई भी यहाँ पे 5 है बट यहाँ 5 नहीं है। इसका मतलब सिर्फ जो कॉमन फैक्टर है ये 2 है, 2 इंटू 2 4, तो 4 आपका एचसीएफ आ जाएगा इसका। तो यहाँ पे 4 इज द एचसीएफ ऑफ 20 एंड 24। जो मैं आपको फॉर्मूला बता रहा था वो ये रहा, ये फॉर्मूला देखो, ये फॉर्मूला बेटा आपका, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज इक्वल्स टू एलसीएम इनटू एचसीएफ ऑफ द टू नंबर्स। ओके, ध्यान रखना है। अब इसके बेस पे कुछ क्वेश्चंस आएंगे आगे, वो मैं अभी बताऊंगा आपको। फिर आपके यहाँ पे कुछ फैक्ट्स दिए हुए हैं नंबर थ्योरी के, कि अगर एक नंबर p डिवाइड करता है स्क्वायर को तो वो a को भी डिवाइड करेगा। ये जब हम आगे प्रूफ करेंगे ना इरेशनल नंबर्स का, वहाँ पे यूज होंगे। सम ऑफ डिफरेंस ऑफ रैशनल एंड इरेशनल नंबर इज इरेशनल, प्रोडक्ट एंड क्वोशिएंट ऑफ नॉन जीरो रैशनल एंड इरेशनल नंबर आर इरेशनल इफ रूट p इज इरेशनल व्हेन p is a prime. For example, 7 is a prime number and root 7 is irrational. The above statement can be proved by the method of proof by contradiction. तो जितने भी है ना इरेशनल नंबर्स के प्रूफ, वो हम कॉन्ट्रडिक्शन मेथड से करेंगे। आगे मैं आपको समझाऊंगा कि कैसे प्रूव करना है। इसके जो प्रूफ ऑफ इरेशनल नंबर्स है इसके ऊपर मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि ये थोड़ा सा लेंदी हो जाएगा आपका। यहाँ पे ऑलरेडी मैंने आपके लिए करके दिखाया हुआ है, मतलब बहुत सारे स्टेप्स लिखे हुए हैं, और जो बाकी की चीजें हैं हमें यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स में भरनी है। आगे देखोगे तब समझ आएगा। चलो जी वर्कशीट करते हैं अब हम, बिना टाइम वेस्ट करें। प्रोडक्ट ऑफ अ नॉन जीरो रैशनल एंड इरेशनल नंबर। तो देखो यहाँ पे ऐसे क्वेश्चंस को अगर आता है आपका एमसीक्यू में, तो आप यहाँ पे एग्जाम्पल्स ले लेंगे। बोले कि नॉन जीरो रैशनल नंबर, तो 2 ले लो एक, और इरेशनल नंबर का प्रोडक्ट, तो इरेशनल नंबर मतलब √3 ले लो। तो ओवरऑल ऐसा नंबर 2√3 हमेशा एक इरेशनल नंबर होगा बच्चों, हमेशा एक इरेशनल नंबर होगा, क्योंकि यहाँ पे आप कोई भी एक रैशनल नंबर ले लो, उसको अगर इरेशनल नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमेशा एक इरेशनल नंबर आएगा। और अगर डिवाइड भी करते हैं हम ऐसे, तो डिवाइड करने पे भी हमेशा इरेशनल नंबर ही मिलता है। ठीक है, ध्यान रखना इस बात का। और ऐसे नंबर्स को बेटा आपका जो ये प्रूफ करना भी आता है कि प्रूव करो कि ये जो नंबर है आपका, दिस इज योर इरेशनल नंबर। देन एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ 12, 21, 15 रिस्पेक्टिवली आर। देखो अगर ऐसा क्वेश्चन आपका एमसीक्यू में आता है, तो डायरेक्ट आप ऑप्शन से कर सकते हो। मैंने क्या बताया कि एचसीएफ मतलब कॉमन फैक्टर होगा सभी का। तो कॉमन फैक्टर मतलब वो नंबर देख लो आप जो सभी को डिवाइड करता हो। तो देखो यहाँ पे एचसीएफ कैन नॉट बी द ग्रेटर देन नंबर्स, तो यहाँ पे तो 420 आ रहा है एक में, एक ऑप्शन में क्या आ रहा है 420, तो 420 वाला ऑप्शन तो ऐसे कट गया, क्योंकि एचसीएफ तो बड़ा हो नहीं सकता नंबर से, एलसीएम हो सकता है। अब जो बाकी 3 नंबर है यहाँ पे देख लेते हैं। देखो 12 आ रहा है, 12, बट 12 बाकी 21 और 15 को डिवाइड कर नहीं रहा, इसका मतलब ये नंबर भी, ये ऑप्शन भी आपका कट गया। अब 3 इन तीनों नंबर को डिवाइड कर रहा, तो यहाँ भी 3। ठीक है, तो एचसीएफ की बात होगी खत्म। अब एलसीएम देखो, एलसीएम इन सभी का मल्टीपल होता है। ठीक है, तो देख लो कि 140 इन सभी से डिवाइड हो रहा है क्या, तो बेटा 12 की टेबल में नहीं आता 140, ना ही 21 की टेबल में आता है, ना ही 15 की टेबल में आता है, तो मतलब ये एलसीएम हो ही नहीं सकता। तो आप सीधा इनको ऑप्शन से भी कर सकते हैं। अदरवाइज फिर आपका जो ट्रेडिशनल मेथड तो वो है ही कि 12, 21, 15, बहुत सारे बच्चे ऐसे भी कर लेते हैं शॉर्ट ट्रिक से कि जो कॉमन नंबर है उसको सिर्फ पहले डिवाइड कर दो। अब कोई भी इन तीनों का कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, तो मतलब जो ये आया आपका नंबर, दिस इज योर एचसीएफ।
अगर एलसीएम फाइंड आउट करना है तो इनसे भी इनसे भी मल्टीप्लाई कर दो, तो इनसे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 7 5 जार 35, 35 4 जार 35 4 जार 140, 140 इंटू 3 420, तो 420 इनका एलसीएम आ जाएगा। तो एकदम बेसिक से तरीके हैं, आपको ये सब आते होंगे, पहले से सीख रखे होंगे आप लोगों ने। देखो अभी अगले अगले क्वेश्चन में पढ़ते हैं। व्हाट इज द एलसीएम ऑफ स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर, कई बार ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। व्हाट इज द एलसीएम ऑफ स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर एंड द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर। तो स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर कौन सा होता है, वो नंबर जो कि 2 से ज्यादा फैक्टर रखता हो। तो पहला कंपोजिट नंबर आपका 4 होता है, और जो स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर होता है आपका 2 होता है, क्योंकि 1 इज नॉट प्राइम नंबर, 1 इज नाइदर अ प्राइम एंड नॉर अ कंपोजिट नंबर। ओके, सो 4 और 2 का एलसीएम बताना आपको। तो बच्चों ये एलसीएम में अगर एक नंबर दूसरे का मल्टीपल हो तो बड़े वाला नंबर हमेशा एलसीएम होता है, ठीक है। तो 4 और 2 में, क्योंकि 4 2 का मल्टीपल है, तो ऑब्वियस सी बात है कि जो 4 है वो खुद का भी मल्टीपल होगा, तो लीस्ट कॉमन मल्टीपल 4 हो जाएगा। और अगर एचसीएफ पूछे ऐसे केस में जिसमें एक दूसरे का मल्टीपल हो, तो छोटे वाले नंबर एचसीएफ हो जाता है, ठीक है जी। फिर आपको क्वेश्चन आ गया। अब यहाँ पे अगर 2√3 तो 2√3 में यहाँ पे एक रैशनल नंबर है, एक √3 आपका इरेशनल नंबर है। तो रैशनल विद इरेशनल का मल्टीप्लीकेशन होता है, तो हमेशा कैसा नंबर आता है, इरेशनल नंबर आता है। अभी मैंने ऊपर बताया आपको। आगे बढ़ते हैं। एलसीएम ऑफ x एंड 18 इज 36, एचसीएफ ऑफ x एंड 18 इज 2, व्हाट इज द नंबर x। तो देखो यहाँ पे आपका दो नंबर कौन कौन से हैं, x और 18, तो इनका मल्टीप्लीकेशन इज इक्वल्स टू एलसीएम इनटू एचसीएफ ऑफ दीज टू नंबर, एचसीएफ ऑफ x एंड 18। तो यहाँ पे x इंटू 18 और एलसीएम कितना है बच्चों, एलसीएम यहाँ पे 36 और एचसीएफ है 2। तो बेटा x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 36 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 18। तो 18 1 सा 18, 18 2 सा 36, तो x की वैल्यू आ जाएगी 2 इंटू 2 4। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। तो ये सारे के सारे एमसीक्यू में आ सकते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैंने आपको करवा दिए हैं। अब देखो अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है आपका एलसीएम ऑफ p एंड 10 इज 50। तो यहाँ पे इसका सॉल्यूशन मैंने यहाँ पे करके दिखा रखा है आपको। p और 10 का एलसीएम कितना दिया हुआ है 50, एचसीएफ का कितना है यहाँ पे, एचसीएफ 5 है। अब एलसीएम इंटू एचसीएफ मतलब लेफ्ट साइड में आपके जो दोनों नंबर है उनका मल्टीप्लीकेशन, तो यहाँ पे p इंटू 10 इज इक्वल टू 50 इंटू 5। तो बेटा ये जो p की वैल्यू कितनी आ जाएगी 50 इंटू 5 बाई 10, तो 0 से 0 कट जाएगा, p की वैल्यू आपकी 25 आ जाएगी, p की वैल्यू 25। तो यू हैव टू यूज दिस फॉर्मूला, जो ऊपर हमने लिखा है ना ये वाला फॉर्मूला, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। ओके, देन नेक्स्ट क्वेश्चन है कैन द नंबर 6 की पावर n बीइंग अ नेचुरल नंबर एंड विद डिजिट 0 गिव रीजंस। तो देखो 0 आने के लिए, कोई भी नंबर में, नंबर के लास्ट में 0 आने के लिए उसमें 2 और 5, क्योंकि देखो 10 को फैक्टराइज अगर करोगे आप, अगर मान लो कोई नंबर के लास्ट में 0 आ रहा है, उसका मतलब है कि उसमें 10 है, उसका एक फैक्टर 10 होगा तभी 0 आएगा लास्ट में। और 10 को फैक्टराइज करोगे प्राइम फैक्टराइज, तो उसमें 2 और 5 दोनों फैक्टर होने जरूरी है। तो कोई भी नंबर जैसे 6 की पावर n है, इसको अगर आप ऐसे लिखते हो 2 इंटू 3 की पावर n, तो क्या आपको यहाँ पे 2 और 5 दिख रहा है क्या, तो 2 तो हमें दिख रहा है बट 5 नहीं है। और बिना 5 और 2 के आप 0 नहीं ला सकते लास्ट में, चाहे इसको कितनी बार मल्टीप्लाई कर लो भाई। इस यहाँ पे चाहे n की वैल्यू मान लो आप, n की वैल्यू अगर 3 रखते हो, तो 6 की पावर 3 मतलब इनको आप कितनी बार लिख लो, 5 थोड़ी आ जाएगा। अगर इसको 2 इंटू 3 पावर 5 भी लिख देते हो, तो इसका क्या मतलब है कि इसी को 5 टाइम्स मल्टीप्लीकेशन करना है आपको। तो सेम नंबर को आप चाहे 1000 बार मल्टीप्लाई कर लो, यू विल नॉट गेट 0 एट द एंड। तो उसी क्वेश्चन को आपको लिखना किस तरीके से मैंने यहाँ पे आपको लिख के बताया हुआ, देखो प्राइम फैक्टर्स ऑफ 6 इक्वल टू 2 इंटू 3। तो 6 की पावर n का क्या मतलब है कि 3 की पावर भी n और 2 की पावर भी n। इट्स प्राइम फैक्टर्स नॉट ऑफ द फॉर्म 2 इंटू 5, है ना। 6 के जो प्राइम फैक्टर्स है वो 2 इंटू 5 की फॉर्म के नहीं है, हेंस 6 की पावर n नेवर एंड्स विद 0 डिजिट। ये आपका हो गया क्वेश्चन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आते हैं पेपर में ऐसे क्वेश्चंस, ठीक है। कंप्लीट द फॉलोइंग फैक्टर ट्री एंड फाइंड द कंपोजिट नंबर x एंड y। तो यहाँ पे देखो x के दो फैक्टर्स है 195 इंटू 3, तो x की वैल्यू कितनी होगी 195 इंटू 3। तो 3 5 15, 3 9 27, 1 आपका रहेगा 28, कितना हो जाएगा ये 5, ठीक है। 3 1 3, 3 2 5। वैसे भी आप देखो कि 200 इंटू 3 600 होगा,
और 5 कम है, तो 5 इंटू 3 15, 15 माइनस कर देंगे 600 से, तो 585 आ जाएगा। ठीक है, देख लो जैसा आपको सही लगे वैसे मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो x की वैल्यू आ गई आपके 585। नाउ 195, देखो अगेन 195 को दो फैक्टर में डिवाइड कर रखा है, 3 इंटू वाई, तो ऑब्वियस सी बात है बेटा y कैसे आएगा, y आएगा 195 डिवाइडेड बाई 3, भाई 3 को इस साइड में ले आएंगे, तो क्योंकि मल्टीप्लीकेशन का 3 है, दूसरी साइड में जाएगा तो डिवाइड होगा, तो 65 आ जाएगा, y की वैल्यू 65। ठीक है, या फिर यहां से भी कर सकते थे आप, 13 इंटू 5 मल्टीप्लाई करेंगे तो y की वैल्यू आ जाएगी ऊपर 65। अब आता आपका मेन क्वेश्चन। अब जो जो बच्चे सिर्फ पास होने के लिए देख रहे हैं उनके लिए ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मतलब ये क्वेश्चन आपको छोड़ना नहीं किसी भी हाल में, 100% है, 100% कि ये क्वेश्चन आएगा ही आएगा। ठीक है, प्रूफ ऑफ इर्रेशनल नंबर्स, कि चाहे वो √2 का आ जाए, √3 का आ जाए, √5 का आ जाए, कोई भी एक जरूर आएगा। ठीक है जी, चलो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे दो टाइप के होते हैं कि अगर ये दिया हुआ है कि √3 इर्रेशनल है, फिर प्रूव करो कि 2 + 7 √3 इज इर्रेशनल, तो इस केस में क्या करना है, ये छोटे वाला, ये 2 नंबर में आता है क्वेश्चन, इस तरीके का क्वेश्चन 2 नंबर में आएगा। तो आपका स्टार्टिंग कहाँ से करनी है, स्टार्टिंग करनी है कि जो नंबर आपको प्रूव करना है कि रैशनल है उसको मान लेंगे कि रैशनल है, उसका उल्टा मान लेंगे। अगर वो नंबर रैशनल है तो वी कैन एक्सप्रेस दिस नंबर इन द फॉर्म x/y, भाई p/q फॉर्म में लिख सकते हैं हम लोग। तो यहाँ पे p/q की जगह हमने क्या मान लिया, x/y। ओके, और x और y वहां पे क्या है, को प्राइम नंबर से। को प्राइम का मतलब है बच्चों कि x और y का कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है। ठीक है, एंड जो डिनोमिनेटर में y है इसकी वैल्यू 0 के बराबर नहीं है। देन अब आपका जो नेक्स्ट टर्म अब आपका जो नेक्स्ट टर्म करना होता है वो क्या है, ये जो आपका √3 दिख रहा है इरेशनल नंबर, इसको सेपरेट कर लेंगे, बाकी की जो सारी टर्म्स है इसको दूसरी साइड में शिफ्ट कर लेंगे। तो 7√3 इक्वल्स टू x/y तो ऑलरेडी राइट हैंड साइड में है, ये जो +2 आपको दिख रहा है, तो इस 2 के आगे कैसा साइन है, प्लस का, राइट साइड में आएगा तो ये हो जाएगा -2। ठीक है जी, अब ये जो 7 है, 7 इज इन मल्टीप्लीकेशन विद √3, तो जब इसको राइट हैंड साइड में लेके आओगे आप तो कंप्लीट राइट हैंड साइड को डिवाइड करेगा। कैसे, √3 इज इक्वल्स टू x/y -2 डिवाइडेड बाई 7। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो। ये अगर राइट हैंड साइड में आपको एलसीएम लेने में प्रॉब्लम है तो आप डायरेक्ट इसको क्या लिख देंगे, x/y -2, इसको ऐसे इस फॉर्म में, और जो लेफ्ट साइड का आपने ये 7 लेके आए इस साइड में, कंप्लीट के नीचे 7 लिख देंगे। या फिर आप यहाँ पे अगर एलसीएम लेंगे तो x -2y आएगा और नीचे 7y आएगा। तो दोनों ही तरीके आपके सही हैं, जो आपको सूटेबल रहे वो आप कर सकते हैं। अब देखो यहाँ पे कॉन्ट्रडिक्शन आ गई कि लेफ्ट साइड में तो आपका इरेशनल नंबर है, राइट साइड में आपका रैशनल नंबर है, विच इज नॉट पॉसिबल। यहाँ पे इंप्लाइज दैट √3 इज ऑल्सो रैशनल। अब इससे ये पता चल रहा है कि भाई ये रैशनल है, तो इसका क्या मतलब है कि √3 के बराबर है तो ये भी रैशनल हुआ, दिस इज ऑल्सो रैशनल, विच इज अ कॉन्ट्रडिक्शन टू द फैक्ट दैट √3 इज इरेशनल। ये कॉन्ट्रडिक्शन है किस चीज के लिए, कि जो गिवन है कि भाई √3 तो इरेशनल है, बट आपने यहाँ पे ये प्रूव कर दिया, इससे मतलब ये इंप्लाई कर रहा है, इससे ये बात आप कह सकते हो कि √3 एक रैशनल नंबर है, तो दोनों तो एक दूसरे के अपोजिट बात हो गई है। इसलिए आपने जो माना था वो गलत बात है, ये रैशनल नंबर है, रैशनल नहीं तो कैसा नंबर होगा, इरेशनल नंबर होगा। भाई दो ही टाइप के तो नंबर होते हैं, या तो रैशनल होगा या फिर इरेशनल होगा, तो इरेशनल मान लिया आपने तो वो तो गलत आ गया, तो इसका मतलब वो इरेशनल नंबर होगा। ठीक है, ये हो गया आपका सीधा प्रूफ। अब जो मेन आता है ना आपका 3 नंबर का क्वेश्चन, ये 3 मार्क्स का आता है आपके पेपर में। √5 आ सकता है, √2 आ सकता है, √3 आ सकता है, √7 आ सकता है, √10 आ सकता है, √11 आ सकता है, कोई भी नंबर आ जाए चाहे। यहाँ पे आपका जो मेथड है सेम टू सेम रहेगा, मेथड ऑफ कॉन्ट्रडिक्शन। तो यहाँ भी देखो मैंने लिखा हुआ है ज्यादातर चीजें, बट आपको समझा देता हूँ कि कैसे कैसे करना है। जो आपको प्रूव करना है रैशनल नंबर, मान लेंगे कि वो एक रैशनल नंबर है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, एज्यूमिंग √5 एज अ रैशनल नंबर, या आप लिख सकते हैं लेट √5 इज अ रैशनल नंबर, सो दिस कैन बी रिटन इन द फॉर्म a/b, क्योंकि यहाँ पे a और b लिया है मैंने, तो यहाँ पे a/b लिखा है। आप कोई भी दो वेरिएबल ले सकते हो। ठीक है, वेयर a एंड b आर को प्राइम एंड जो डिनोमिनेटर है b दैट कैन नॉट बी 0। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया, क्रॉस मल्टीप्लाई, आफ्टर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन a इज इक्वल्स टू √5b, जब इसको a इज इक्वल्स टू √5b। नाउ
स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स, सो स्क्वेयरिंग बोथ साइड जब आप यहाँ पे अंडर रूट 5b स्क्वेयर करोगे तो स्क्वेयर से स्क्वेयर रूट मीन्स इसको जब स्क्वेयर ओपन करेंगे तो अंडर रूट 5 का भी स्क्वेयर है और b का भी स्क्वेयर है, तो स्क्वेयर से स्क्वेयर रूट और 5b स्क्वेयर इक्वल्स टू a स्क्वेयर। नाउ b स्क्वेयर की वैल्यू क्या होगी, a स्क्वेयर डिवाइडेड बाई 5, भाई इस 5 को हम ले जाएंगे राइट साइड में। यहां से हम ये बोल सकते हैं कि a स्क्वेयर को 5 डिवाइड कर रहा है, तभी तो आपका b स्क्वेयर आया, क्योंकि b एक ऐसा नंबर है, देखो ऊपर हमने क्या बोला था कि b a और b को प्राइम है दोनों, पर यहां पे क्या बोल दिया कि a स्क्वेयर को 5 डिवाइड कर रहा है, तो इससे हम ये कंक्लूड कर सकते हैं इट मींस 5 डिवाइड्स a स्क्वेयर, 5 डिवाइड्स a स्क्वेयर, और अगर 5 a स्क्वेयर को डिवाइड करता है तो 5 a को भी डिवाइड करेगा। आप ये ऐसे समझ सकते हो कि अगर मान लो 5 25 को डिवाइड कर रहा है, भाई 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, या फिर आप ऐसे समझो 5 2 to 5 को डिवाइड कर रहा है और 2 to 5 15 का स्क्वायर है, इट मींस 5 डिवाइड्स 15 स्क्वायर, तो 5 डिवाइड्स 15 आल्सो, सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पे कि 5 डिवाइड्स a स्क्वायर, इसका मतलब कि 5 a को भी डिवाइड करता है। अब अगर a को डिवाइड करता है 5, तो a कैन बी रिटन इन दिस फॉर्म कि a इसके फैक्टर्स की मल्टीप्लिकेशन की फॉर्म में लिखा जा सकता है, तो a इज इक्वल टू 5 एक फैक्टर है इंटू c कोई भी एक दूसरा एक इंटीजर है जो कि 5 को इससे डिवाइड करने के बाद आएगा, तो a इक्वल टू 5c की फॉर्म में लिखा जा सकता है। अब इसको हम स्क्वायर कर देंगे, तो a इज इक्वल टू 5c को जब स्क्वायर करेंगे तो ये आएगा 25c स्क्वायर। तो अब ये जो a स्क्वायर की वैल्यू आपके ऊपर आई थी, यहां से ऊपर से आपकी a स्क्वायर की वैल्यू कितनी थी 5b स्क्वायर, ये 5b स्क्वायर वैल्यू यहां पुट कर देंगे, और राइट हैंड साइड में क्या चल रहा है 25c स्क्वायर। नाउ ये जो 5 है ये यहां पे कैंसिल आउट होने के बाद आपका बचेगा b स्क्वायर इज इक्वल टू 5c स्क्वायर, 5c स्क्वायर बचेगा आपका। तो बेटा यहाँ पे इस तरीके से आप लिखेंगे 5c स्क्वायर। नाउ अगेन जैसे आपने यहाँ पे कंक्लूड किया था कि भाई b स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर बाई 5 था, तो 5 डिवाइड्स a स्क्वायर, तो यहां से भी हम बोल सकते हैं कि जो b स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 5, कि जो 5 है ये b स्क्वायर को डिवाइड करता है, और अगर 5 b स्क्वायर को डिवाइड करता है तो b इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 5। तो बेटा यहाँ पे जो मेन कॉन्सेप्ट हम करने की क्या कोशिश कर रहे हैं, देखो यहाँ पे हम ये करने की कोशिश कर रहे हैं, जो ऊपर आपने माना था कि भाई ये जो a और b है दोनों को प्राइम नंबर है, को प्राइम नंबर का मतलब मैंने बताया कि इनका कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, बट अभी हमने ये कह दिया ऊपर कि भाई 5 a को भी डिवाइड कर रहा है, 5 किसको डिवाइड कर रहा है a को भी, और यहां बोल दे कि 5 b को भी डिवाइड कर रहा है। इसका मतलब ये हो गया कि a एंड b हैव अ कॉमन फैक्टर एज 5, ये 5 a और b का कॉमन फैक्टर है, बट ये किसको कॉन्ट्राडिक्ट करेगा, कॉन्ट्राडिक्ट टू द फैक्ट दैट a एंड b आर को प्राइम। दिस हैज अराइजन, अब ये कॉन्ट्राडिक्शन क्यों आई है, दिस हैज अराइजन ड्यू टू द इनकरेक्ट एजम्पशन एज रूट 5 इज अ रैशनल नंबर। ये गलत जो आपकी कॉन्ट्राडिक्शन आई है ये इसलिए आई है क्योंकि हमने गलत मान लिया था, हमने क्या मान लिया था कि जो रूट 5 है ये एक रैशनल नंबर है। अब अगर ये रैशनल नंबर मानने पे अगर ये कॉन्ट्राडिक्शन आई है तो इसका क्या मतलब है कि रूट 5 एक इररेशनल नंबर होगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका कॉन्ट्राडिक्शन मेथड, समझ गए। इसके मैं अलग से एक सेपरेट वीडियो बना के डालूंगा। आई होप कि आप लोगों को यहाँ भी समझ आया होगा। अगर आपको समझ नहीं आया यहाँ पे तो मैं आपको एक सेपरेट सी वीडियो बना दूंगा इन 10 दिनों की सीरीज के बाद, तो वहां से भी आप अपना डाउट क्लियर कर सकते हो। तो बच्चों ये आपके लिए फिर प्रैक्टिस क्वेश्चन है, प्रूव दैट रूट 3 इज एन इरेशनल नंबर। आप खुद से करके देखेंगे। अब इसके बाद में हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो रहेगा सिमिलर ट्राइंगल्स। आपको मैं कुछ और क्वेश्चंस भी दूंगा प्रैक्टिस के लिए, बट पहले आप अपना अगला टॉपिक देखेंगे, क्योंकि जो वर्कशीट है यहाँ पे प्रैक्टिस क्वेश्चन है, इसके बाद में मिलेंगे हमें, ये यहाँ पर है, ठीक है। ये इसमें आपको ये सारे क्वेश्चंस मिलेंगे क्यूमुलेटिव टेस्ट में। तो ये मैं इसके बाद में बताऊंगा आपको। पहले हम ट्राइंगल्स वाले चैप्टर स्टार्ट कर देते हैं। देखो बच्चों, ट्राइंगल्स वाला जो चैप्टर है इसमें मोस्ट इंपोर्टेंट जो आपकी थ्योरम है वो कौन सी है, बीपीटी थ्योरम, या फिर इसको हम बोलते हैं थेल्स थ्योरम, ठीक है, थेल्स थ्योरम। तो कम से कम आपके यहाँ पे 3 मार्क्स की आपकी ये थ्योरम आएगी, 3 मार्क्स की, और इसके अलावा जो 2 नंबर है वो इसकी एप्लीकेशन भी आती है। 2 मार्क्स की इसकी एप्लीकेशन आएंगे और 3 मार्क्स का आपका
ये थ्योरम आती है, कम से कम आपका 5 नंबर। तो बच्चों सिमिलर ट्राइंगल्स, फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ सिमिलर फिगर्स। टू फिगर्स हैविंग द सेम शेप, साइज मे और मे नॉट बी द सेम आर कॉल्ड सिमिलर फिगर्स। एग्जांपल्स आर गिवन, मतलब आप ये समझो कि जो दिखने में सेम हो, दिखने में सेम हो उनको हम सिमिलर फिगर बोलते हैं, और अगर सेम टू सेम शेप और साइज दोनों में सेम हो तो उनको हम बोलते हैं कॉन्ग्रुएंट शेप्स, कॉन्ग्रुएंट फिगर्स, जो हम 9th क्लास में पढ़ चुके हैं। ठीक है जी, आगे बढ़ो। पेयर ऑफ ऑल रेगुलर पॉलीगन्स कंटेनिंग इक्वल नंबर ऑफ साइड्स आर सिमिलर, जैसे स्क्वायर हो गए, आपका सर्कल हो गए, इक्विलेटरल ट्राइंगल हो गए, और रेगुलर पेंटागन हो गए, रेगुलर हेक्सागन हो गए, वो सारे के सारे क्या होते हैं, सिमिलर होते हैं, बिकॉज उसमें जो एंगल्स होते हैं ना वो बराबर होते हैं। जैसे इक्विलेटरल ट्राइंगल है, इक्विलेटरल ट्राइंगल में तीनों साइड्स बराबर है, तीनों साइड्स बराबर है और तीनों एंगल्स बराबर होंगे। मतलब जनरली हम ये बोल सकते हैं कि ऐसी दो शेप्स जिसमें अगर एंगल्स बराबर है, कोरस्पॉन्डिंग एंगल बराबर है, तो उन शेप्स को हम बोलेंगे सिमिलर शेप्स, सिमिलर शेप्स। सो ऑल कॉन्ग्रुएंट फिगर्स आर सिमिलर बट सिमिलर फिगर्स मे नॉट बी कॉन्ग्रुएंट। तो ये बात भी आपको ध्यान रखना है कि अगर ऐसी फिगर्स हैं जो शेप और साइज में दोनों में सेम है, शेप और साइज दोनों में सेम है, तो कॉन्ग्रुएंट तो होंगे ही होंगे, बट सारे के सारे कॉन्ग्रुएंट फिगर सिमिलर हो, सॉरी सारे के सारे कॉन्ग्रुएंट फिगर सिमिलर हो सकते हैं, बट सारे सिमिलर फिगर्स कॉन्ग्रुएंट हो जरूरी नहीं है। ठीक है जी, ये आप बात आपको ध्यान रखना है। अब यहाँ पे जो मेन आपको पढ़ना है वो ये है कि कंडीशन ऑफ सिमिलरिटी ऑफ टू ट्राइंगल्स, कि कौन कौन सी कंडीशन के अकॉर्डिंग हम बोल सकते हैं कि दोनों ट्राइंगल सिमिलर हैं। तो पहले तो एंगल एंगल सिमिलरिटी, यहाँ पे हम इसको एंगल एंगल सिमिलरिटी भी बोल देते हैं कई बार, बिकॉज अगर कोई दो ट्राइंगल्स के दो एंगल बराबर है तो थर्ड एंगल तो ऑब्वियसली बराबर ही होगा, बिकॉज तीनों एंगल्स का सम तो 180 होगा। अगर दो उनमें से बराबर है तो थर्ड एंगल भी बराबर ही होगा। तो आप एंगल 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 क्राइटेरिया को एंगल एंगल सिमिलरिटी भी बोल देते हैं। ठीक है, उसके बाद एस एस क्राइटेरिया, फिर उसके बाद में एस 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 क्राइटेरिया। अब ये जो है ना, इस क्राइटेरिया को समझो आप, यहाँ पे एस एस का मतलब है कि दो साइड्स का रेशियो, दो साइड्स का रेशियो, अगर इस तरीके के दो ट्राइंगल आपके पास है तो इस साइड का रेशियो इसके साथ, ये इक्वल नहीं है बेटा, साइड्स इक्वल, इनका रेशियो की बात हो रही है, ये एंगल दोनों बराबर होंगे और इस साइड का रेशियो इस साइड के बराबर। देखो कैसे, अगर मान लो ये एबीसी ट्राइंगल है और ये पीक्यूआर ट्राइंगल है, तो अगर ये एसएस क्राइटेरिया से सिमिलर है तो हम ये बोल सकते हैं कि AB डिवाइडेड बाय PQ इज इक्वल टू BC डिवाइडेड बाय QR। इनका रेशियो बराबर होगा, ना कि साइड्स बराबर होंगी, और इनके बीच का जो एंगल है ये बराबर होगा। सो दिस इज हाउ यू सी congruence सिमिलरिटी क्राइटेरिया। ओके, नाउ इंपॉर्टेंट थ्योरम ऑफ टॉपिक ट्राइंगल्स, जो मैंने अभी आपको बताया था, बीपीटी। बीपीटी इज वेरी इंपॉर्टेंट, पेपर में आएगा 100%। ठीक है, फिर उसके बाद में एप्लीकेशंस आती हैं, वो ही हम करेंगे कुछ क्वेश्चंस। तो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस डू दिस वर्कशीट। टू स्क्वायर्स आर सिमिलर इफ देयर साइड्स आर, टू स्क्वायर आर सिमिलर। तो बेटा स्क्वायर देखो, स्क्वायर में सारे के सारे एंगल कितने डिग्री के होंगे, 90 डिग्री के होंगे, 90 डिग्री के होंगे, चाहे वो कितने भी साइड का, कितने भी सेंटीमीटर की साइड हो। तो अगर शेप सेम है, अगर शेप सेम है तो हम क्या बोलेंगे कि वो सिमिलर होंगे। तो साइड्स बराबर होनी जरूरी नहीं है आपकी। ठीक है, अगर प्रोपोर्शनल है ना स्क्वायर के साइड्स तो वो सिमिलर होंगे। अगर कॉन्ग्रुएंट बोलते हैं यहाँ पे तब फिर ये साइड्स बराबर होनी जरूरी थी, बट क्योंकि हम सिमिलर पढ़ रहे हैं तो प्रोपोर्शनल आएगा यहाँ पे। ठीक है, ऑल कॉन्ग्रुएंट फिगर्स आर सिमिलर, all congruent figures are similar but all similar figures need not be congruent, are not congruent। ठीक है, are all similar figures are not congruent, ध्यान रखना है। all circles are similar, सिमिलर होंगे बेटा सारे सर्कल्स, क्योंकि शेप सेम होती है चाहे रेडियस कितनी भी हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए सिमिलरिटी क्राइटेरिया इन ट्राइंगल्स। अब यहाँ पे देखना, एंगल 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 सिमिलरिटी क्राइटेरिया होता है बिल्कुल, एस एस भी आपका होता है, यहाँ पे ऊपर बताया मैंने, एस भी होता है, तीनों साइड्स का रेशियो अगर बराबर होगा तो इस क्राइटेरिया से आपके ट्राइंगल सिमिलर होंगी। RHS बेटा कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया होता है, ये RHS क्या है, कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया है, तो ये सिमिलरिटी क्राइटेरिया नहीं होता आपका। तो इस क्वेश्चन का यही आपका आंसर है। स्टेट एंड प्रूव बीपीटी, ये क्वेश्चन है, उसके बाद में फिर आपके ये सजेस्टिव क्वेश्चन है। बेटा सजेस्टिव क्वेश्चन अगर हम करेंगे यहाँ पे तो आपकी जो वीडियो है ज़्यादा लेंदी हो जाएगी, तो ये आपके एक बार प्रैक्टिस क्वेश्चन है, आप ट्राई करना,
कल की वीडियो में कोशिश करूंगा इनमें से 1-2 क्वेश्चन आपको करवाने की और इन सभी के आंसर बता दूंगा, ठीक है। फिर सिमिलरली आप यहाँ पे एक बार क्यूमुलेटिव टेस्ट का स्क्रीनशॉट ले लो सारे क्वेश्चंस का, और जो ये बीपीटी है ना, बीपीटी की स्टेटमेंट और प्रूफ आप दोबारा से करके देखोगे। मैं एक बार यहाँ पे बता दूंगा आपको अभी प्रूफ और इसके स्टेटमेंट, इसका भी मैं प्रूफ ऑफ इटरेशनल नंबर के साथ साथ इसकी स्टेटमेंट और प्रूफ बीपीटी का आपको अलग से वीडियो में भी बनाऊंगा और यहाँ पे बता देता हूँ, ठीक है। तो ये जो भी हमने टॉपिक किए अब तक पिछले 4 क्लास में, उन सभी क्वेश्चंस, उन सभी टॉपिक से बेस ये क्वेश्चंस है, तो ये सारे क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस कर लेंगे। दिस इज योर क्यूमुलेटिव टेस्ट। So now let's do our last question of this video. State and prove BPT. तो BPT के पहले आपको स्टेटमेंट लिखनी है, स्टेटमेंट लिखनी है, उसके बाद हम इसका प्रूफ करेंगे। तो बच्चों BPT का आपको ध्यान रखनी है एक चीज कि जो BPT है ना, इसको आप 5-6 तरीके से कर सकते हो, बट मैं आपको यहाँ पे आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग 2 मेथड से आपको यहाँ पे करवाऊंगा। वो दोनों मेथड्स आपको ध्यान रखने हैं। देखो, सबसे पहले स्टेटमेंट क्या है, आपकी जो एबीसी ट्राइंगल है, BPT states that a line segment intersecting two lines at distinct points and parallel to third side will divide these two sides in the same ratio. आपकी ये स्टेटमेंट है बेटा, इसकी स्टेटमेंट भी आपको ध्यान रखनी है। बीपीटी क्या बोलती है, थेल्स थ्योरम क्या बोलती है, आपके जो ये थ्योरम है बीपीटी नाम से भी आ सकती है और थेल्स थ्योरम नाम से भी आ सकती है। तो आप यहां पर बोलेंगे a line segment which intersects two sides of a triangle, parallel to third side, divides the two sides in the same ratio। देखो, इसका मतलब ये है कि ये जो आपको लाइन दिख रही है DE, ये डी और ई पॉइंट पे इन दोनों लाइंस को टच कर रही है, और ये जो आपकी थर्ड साइड इस ट्रायंगल की BC इसके पैरेलल है। तो ये जो डी पॉइंट है और ई पॉइंट है, इन दोनों साइड्स को भी बराबर रेशियो में डिवाइड कर रहा है। ये आपकी स्टेटमेंट है। सो तो बच्चों, यहाँ पे इसकी स्टेटमेंट आपको ध्यान रखनी है। अब आज की वीडियो हमारी ज़्यादा लेंथी ना हो, इसलिए आज हम सिर्फ इसकी स्टेटमेंट करेंगे। कल मैं आपको इस थ्योरम के जो 2 मेथड है आपको प्रूफ करने के, वो दोनों बताता हूँ। तो आज की वीडियो में यहीं पे हम हमारा वाइंड अप करते हैं। दैट्स ऑल फॉर द डे। आज हमने क्या क्या कवर किया है, जो आपका चैप्टर नंबर 1 है उसका प्रूफ ऑफ इटरेशनल नंबर्स मैंने आपको बता दिया, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी हमने किए हैं। उसके अलावा जो सिमिलर ट्रायंगल्स का कॉन्सेप्ट है वो हमने डिस्कस कर लिया, और जो पीपीटी है, पीपीटी की मैंने स्टेटमेंट आपको बता दी। इसके अलावा आप ये सारे क्वेश्चंस जो हमने पिछले 3 दिन में किए हैं सारे प्रैक्टिस कर लेंगे बेटा। प्रैक्टिस इज द ओनली की इन मैथमेटिक्स। तो आप जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतने अच्छे नंबर आप स्कोर कर पाएंगे। सो यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट। नीचे कुछ क्वेश्चंस आपके स्टैटिस्टिक्स चैप्टर के भी हैं, तो ये भी आपको ट्राई करने हैं। सो ठीक है बच्चों, कल मिलते हैं। टेक केयर।